गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज एक इंडिया का मैप आपके सामने है। आपके सिलेबस में जो मैप है वो है 1764 में भारत, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कन्क्वेस्ट 1764। जब अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्ज़ा किया था तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी, तो ये मैप आपको शायद साफ दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो आप जानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। यह आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था। मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद एक राज्य स्वतंत्र होने लगे थे। पूरे देश में अशांति और अराजकता का वातावरण था और औरंगज़ेब के उत्तराधिकारियों में कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था जो समूचे भारत को एकता के सूत्र में पिरो सकता था। इसलिए मुग़ल साम्राज्य के खंडहरों पर बहुत से स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए। ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं मैप में। जैसे कि 1740 में अलीवर्दी खान था बंगाल का। उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। बंगाल का जो नवाब था ना, वो बिहार और उड़ीसा पर भी शासन किया करता था। पहले ये एक ही जो है क्षेत्र में आया करते थे। इसी प्रकार दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं कि निज़ाम, हैदराबाद का जो निज़ाम था, निज़ामुल मुल्क और हैदर अली ने स्वतंत्र शासन स्थापित किया था। इसी प्रकार से जाट राज्य था, भरतपुर का जाट राज्य लगभग यहाँ है, और पंजाब में सिखों का राज्य, राजस्थान में राजपूतों का जो राज्य था, ये स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए थे। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने 1757 में प्लासी का युद्ध जीतकर बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया बाद में, और फिर 1764 में बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं को पराजित करके एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभरना आरंभ कर दिया था। तो ये स्थिति थी। आप देख सकते हैं कि बंगाल का जो नवाब था उसका ये राज्य था। अवध भी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हुआ था, उसका ये राज्य था। ठीक है, मुग़ल दिल्ली और आगरा से शासन कर रहे थे। ये राजपूत राज्य है। ये हैदराबाद का जो निज़ाम का राज्य, ये मराठों का राज्य था ये सारा। और ये कर्नाटक का नवाब, ये मैसूर की सल्तनत थी। और ये दुरानी एम्पायर, दुरानी आप जानते हैं कि अहमद शाह अब्दाली जो है उसको जो अफ़गानिस्तान से आया था, 1761 में उसने भारत पर आक्रमण किया था और ये पानीपत की तीसरी लड़ाई के नाम से विख्यात हुआ था। तो ये सब आप देख सकते हैं। अब देखिए, हम जैसे टिप्पणी हम लिखते हैं तो उसमें ये बातें जो मैंने आपको बताई एक तरह से भूमिका बनाती हैं। मुग़ल सम्राट के बारे में बात करते हैं तो देखिए, 1765 में जो मुग़ल सम्राट था वो था शाह आलम द्वितीय। कहने को तो वो समस्त हिंदुस्तान का शासक था, लेकिन उस समय वो अंग्रेज़ों के भय से अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास आया हुआ था। यानी मुग़ल यहाँ से शासन करते थे ना, तो अंग्रेज़ उस समय तक आ गए थे, राजनीतिक शक्ति बन गए थे अंग्रेज़। तो अंग्रेज़ों के डर से वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास आकर रुका हुआ था। दूसरी ओर अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध में सफलता प्राप्त करने के बाद बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का निर्णय लिया। तो उन्होंने क्या किया कि 1763 में मीर कासिम को नवाब की गद्दी से हटाकर, मीर कासिम को उन्होंने नवाब की गद्दी से हटाया और मीर जाफ़र को उन्होंने फिर से नवाब बना दिया। ये प्लासी की जो लड़ाई हुई थी उसमें मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था अंग्रेज़ों ने, सिराजुद्दौला को पराजित करके। लेकिन अंग्रेज़ों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कौन नवाब है, उनको तो अपने जो है इंटरेस्ट से मतलब था। उन्होंने मीर कासिम को हटाकर फिर मीर जाफ़र को बना दिया। पहले उन्होंने मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बनाया था, अब उन्होंने मीर जाफ़र को पुनः नवाब बना दिया।
मीर कासिम भी अवध के नवाब के पास चला गया, यानी मुग़ल शासक भी यहाँ आ गया और बंगाल का नवाब मीर कासिम भी यहाँ आ गया। अब ये तीनों की एक तिगड़ी बन गई, ठीक है। और इन तीनों ने फिर युद्ध किया अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन इसको युद्ध को कहते हैं बक्सर का युद्ध, 1764 में हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने इन तीनों फोर्सेस को, यानी शुजाउद्दौला ऑफ अवध, शाह आलम सेकंड ऑफ मुग़ल एम्पायर और मीर जाफ़र जो है मीर कासिम बंगाल का जो नवाब था, इन तीनों की फोर्सेस को अंग्रेज़ों ने पराजित कर दिया। और उसके बाद एक संधि हुई जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। और आप देखिए कि संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने मुग़ल सम्राट को लगभग 26 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में और इलाहाबाद और कड़ा के प्रदेश जो है देने का निर्णय लिया। और इसके बदले में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। दीवानी का अर्थ है कि कर एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार 1765 की अगर हम बात करें तो जो मुग़ल सम्राट था वो ही वॉज पावरलेस, वो बिल्कुल शक्तिहीन था मुग़ल सम्राट। इसके बाद हम बात करते हैं बंगाल की। तो बंगाल एक महत्वपूर्ण प्रदेश था और 1740 में अलीवर्दी खान बंगाल का स्वतंत्र नवाब बना था। लेकिन 1756 में उसकी मृत्यु के बाद जो उसका धोता था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, वो बंगाल का नवाब बना। अब सिराजुद्दौला एक उसूलों वाला आदमी था, तो स्वाभाविक है कि उसकी और अंग्रेज़ों की अनबन शुरू हो गई। अब उसका जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसने अंग्रेज़ों के साथ साठगांठ कर ली। 1757 में एक युद्ध हुआ जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसमें उस मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला का साथ देने की बजाय अंग्रेज़ों का साथ दिया और जो है अंग्रेज़ों ने ये प्लासी की महत्वपूर्ण लड़ाई जीत ली। इसके बाद कहे मुताबिक अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन वो अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली रहा। उसने अंग्रेज़ों को बहुत सा धन दिया, लेकिन 1760 में अंग्रेज़ों ने उसे हटाकर और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब नया नवाब भी अंग्रेज़ों के प्रभाव से मुक्त होना चाहता था, तो अब अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को फिर से 1763 में बंगाल का नवाब बना दिया। तो फिर मैंने आपको बताया था वो बक्सर का युद्ध हुआ था जब मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों को अंग्रेज़ों ने पराजित किया। इसी तरह से अवध का राज्य था। 1722 में इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। 1764 में शुजाउद्दौला जो है इसका नवाब था, मैंने आपको बताया। उसने ये भगोड़ा जो मुग़ल शासक था शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब यानी मीर कासिम, इनको शरण दी थी। फिर 1764 में जो युद्ध हुआ था, आप जानते हो कि इन तीनों फोर्सेस को अंग्रेज़ों ने पराजित कर दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं मैसूर के राज्य की। तो देखिए मैसूर जो है, ये जो राज्य है मैसूर का राज्य, ये 1704 में स्वतंत्र हो गया था और 1761 में मैसूर का जो मुख्य सेनापति था हैदर अली, उसने यहाँ के शासक नंदराज को राजगद्दी से उतारकर खुद सत्ता हासिल कर ली थी। हैदर अली ने मैसूर का चहुमुखी विकास किया, जिसके कारण उसकी और अंग्रेज़ों की अनबन हो गई। अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच में युद्ध शुरू हो गई, लेकिन जो 1780-84 के बीच में अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच में मैसूर का दूसरा युद्ध लड़ा गया, उसमें हैदर अली मारा गया और उसका फिर नेतृत्व उसी के पुत्र टीपू सुल्तान ने जो है किया और 1799 तक वो संघर्ष उसने जारी रखा। इसके बाद हम बात करते हैं हैदराबाद के राज्य की। निज़ाम का जो राज्य था, ये भी 1765 में एक शक्तिशाली राज्य था। 1748 में निज़ाम आसफ़ शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नासिर जंग और दोहता मुजफ्फ़र जंग उत्तराधिकार के प्रश्न में उनके बीच में संघर्ष आरंभ हो गया। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने इस संघर्ष का लाभ उठाया। अंग्रेज़ों ने नासिर जंग का साथ दिया और अंग्रेज़ तथा फ्रांसीसियों में युद्ध हुआ, जिसमें नासिर जंग
और अंग्रेज़ों की विजय हुई। तो इस संघर्ष में यानी हैदराबाद के संघर्ष में अंग्रेज विजयी रहे। इसी तरह से मराठा स्टेट्स थे। मैंने आपको बताया कि 5 मराठा राज्य उस समय हुआ करते थे। एक तो बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, इंदौर लगभग यहाँ पर है, नागपुर के भोसले, ऊना के पेशवा। ठीक है, तो ये जो मराठा राज्य थे शिवाजी की मृत्यु के पश्चात फिर संभाजी जो आया था, संभाजी जो शासक बना था, एक मिनट, हाँ, शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी जो शासक बना था, बाद में फिर राजा राम शासक बना, तो उनके समय में मराठा राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया था। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की करारी पराजय हुई और इसके बाद मराठों ने पेशवाओं के नेतृत्व में पुनः संगठित करके और अपना साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। 1765 में मराठे भारत के बहुत क्षेत्रों में फैल गए थे। अंग्रेज़ों से उनकी अनबन हो गई। 1775 में अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में प्रथम युद्ध हुआ। फिर 1782 में उनके बीच में सलबाई की संधि हुई, जिसके अनुसार अंग्रेज़ों ने नारायण राव के पुत्र माधव नारायण को पेशवा स्वीकार कर लिया था। इन सारी शक्तियों के अतिरिक्त अंग्रेज़ एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति बन गए थे। उस समय तक अंग्रेज़ों का वर्चस्व भारत में धीरे धीरे स्थापित हो रहा था। तो ये 1764 में भारत की जो है राजनीतिक स्थिति, और इसको डिटेल में हम फिर पढ़ेंगे।